हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन तनमुड़िया एंड वेलकम टू यूपीएससी विद जतिन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए। अगर आप में से कोई भी अभी CDS का पेपर या फिर CGL का पेपर कुछ भी देने जाने वाले हैं, सो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज और थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग एनी मैथ्स पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो मैं आपको इस नोटबुक में एक लिखते जाऊंगा और आप इसका या तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, बट मैं सबसे ज़्यादा चीज़ जो प्रेफर करूंगा कि आप अपनी खुद की नोटबुक निकालें और उस पर ये लिखें, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं और तब जाके आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अभी जो मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले ही लिख रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, या फिर आपने कभी करे हुए होंगे तो आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस बना लेंगे। सो दिस वीडियो जस्ट फॉर रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज। यहाँ पर हम क्वेश्चंस नहीं करने वाले, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट स्टडी अप्रोच है, ठीक है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स लाने में हेल्पफुल रह सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो है, हम थोड़े बहुत बात कर लेते हैं अलजेब्रा की। इसमें रैंडमली चैप्टर्स के टॉपिक आएंगे, क्योंकि मैं मेरे नोट से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। सो उधर मैंने रैंडमली जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती थी वो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसमें वो चैप्टर वाइज नहीं है, बट आई विल लेट यू नो कि यहाँ ये इस चैप्टर का, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अलजेब्रा का है। सो अलजेब्रा में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, वो ये होते हैं कि सपोज़ आपको बता दिया गया कि x + 1/x = y है, ठीक है। तो ये आपसे ऐसा कुछ पैटर्न दे देंगे आपको, या फिर आपको ये पैटर्न बनाना पड़ेगा क्वेश्चन में। मतलब शायद आपको ये x - y = 1/x दे देंगे। सो आप 1/x को इस तरफ ले आएंगे तो x + 1/x = y हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके का पैटर्न आपको बनाना है, या फिर कभी कभार दिया मिलता है, या फिर कभी कभार देख के बनाना पड़ता है। तो आप समझ जाएंगे कि देखो, अगर x इधर है प्लस 1/x, अगर ऐसी दो टर्म मिल रही हैं और मतलब इनकी जगह रिप्लेस करके कुछ ऐसा पैटर्न मैं बना पा रहा हूँ, तो अब ये पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। सो अगर x + 1/x = y है, और अगर इन लोगों ने आपसे पूछ लिया कि भाई चल बता कि x² + 1/x² कितना होगा, तो आप इनसे बोलोगे कि ब्रो दिस विल बी y² - 2, ठीक है। मैं इसको आपको वो भी बता सकता हूँ कि किस तरीके से आया, बट अगर मैं इसको अब जाके बताने बैठता हूँ आपको, तो आपका एकदम एग्ज़ाम टाइम पे जो हम स्मार्ट स्टडी करने की सोच रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वो स्मार्ट स्टडी किसी भी तरीके से बचेगी नहीं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा। अगर आपको नहीं पता ये, तो अभी के लिए आप इसको रट लीजिए, बाद में जब मैं कोई वीडियो बनाऊँगा तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर कोई ना कोई वीडियोज़ देख के इसको पढ़ सकते हैं, ये किस तरीके से आता है। अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्क्वायर करेंगे अगर आप दोनों साइड, तब जाके आप ऐसा बना सकते हैं पैटर्न। अगर आपसे इन्होंने पूछा कि x³ + 1/x³ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे वो होगी y³ - 3y। ये दो चीज़ आपको रट लेनी है, और एक और जो फॉर्मूला इसके साथ रट लेना है, जो ऑप्शनल है। अगर रटते बनता है तो रटो, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। वो ये है कि x² + 1/x² x³ + 1/x³ -x + 1/x। सो ये एक और चीज़ है। सो ये आपको तीन चीज़ें इस पैटर्न पे याद रखनी है। क्या पैटर्न है? x + 1/x। अब दूसरा पैटर्न इसमें ये बनता है, आपको बोला उन्होंने x - 1/x = y, ये दे दिया। इस बार प्लस में नहीं दिया, इस बार माइनस में बन रहा है। और अगर आपसे इन लोगों ने पूछा कि भाई बताओ x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो इस समय वो होगी y² - 2। x³ + 1/x³ - 1/x³ की वैल्यू होगी y³ + 3y। ये देखिए, एक हल्का सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्या मेरे को पर्सनली क्या होता था कि मुझे ये साइन याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी कि ये प्लस वाला साइन आ गया या माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखिए x³ + 1/x³ के ऊपर नीचे x³ - 1/x³ निकाल सकते हैं। सो अब मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूँ, क्योंकि ये ऑड पावर है, तो माइनस माइनस ही रह जाएगा जब माइनस वाली वैल्यू रहेगी। और देखिए इवन पावर थी तो ये प्लस हो गया। सो इधर x² + 1/x² ही निकाल रहा हूँ मैं दोनों में, बट यहाँ पर मैं x³ - 1/x³ निकाल रहा हूँ, जबकि ऊपर वाले में जब मुझे प्लस में दिया हुआ था तो मैं x³ + 1/x³ निकाल रहा था। वो क्यों? क्योंकि ये माइनस है, तो इंटरनली कहीं भी जब इन्होंने कुछ क्यूब किया होगा तो माइनस का माइनस रह गया होगा यहाँ पर। सो मैंने इसको इस तरीके से याद रखा है। और इसी में x + 1/x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो वो होगी आपकी y² + 4 का होल अंडर रूट। ओके, सो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। इसी के साथ साथ अगर किसी ने आपको बोल दिया कि लाइक अब ये आपने x + 1/x निकाल लिया यहाँ से, तो अब यहाँ से आप एक और चीज़ निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि x² - 1/x² क्या होगा, सो आप डायरेक्टली x + 1/x × x - 1/x लिख सकते हैं।
लाइक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये उस तरीके का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ CGL और वेदर इट इज़ CDS, हर एक जगह पर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एक बार कर लेना। ये अगर आपने करे हुए हैं तो ये फॉर्मूले रट लीजिए, आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक थोड़ा ज्योमेट्री की एक बेसिकली एक आइडेंटिटी कह लीजिए या फिर एक रिमेंबर करने वाली चीज़ बोल दीजिए। वो ये है जिससे अक्सर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को, कि सपोज करिए आपको उन्होंने बोला कि ये एक ट्रायंगल है ABC, मैंने BA को एक्सटेंड करा, मैंने BC को एक्सटेंड किया, ठीक है। और अब ये जो एंगल बन रहा है, मैंने सपोज BA को एक्सटेंड करा D तक, BC को एक्सटेंड किया मैंने E तक। अब जो ये CAE बन रहा है, अगर इससे मैं एक एंगल बाइसेक्टर निकालूँ, एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर निकालूँ, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर इस वाले एंगल को हम दे दें B और इस वाले एंगल को अगर हम नाम दे दें लाइक लेट्स गिव देम PQ, तो इसको नाम दे दिया P, इसको नाम मैंने दे दिया Q। सो जो आपका Q होगा वो होगा 180 माइनस P/2। ओके, तो आपको इस तरीके से इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने मतलब इसको याद रखने का एक और वो जो इसका डेरिवेशन इस तरीके से आता है कि अगर ये P है तो अगर यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर लिख लेगी तो ये जो एंगल होगा ये 2P होगा, और ये दोनों इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये इस तरीके से वाला फॉर्मूला निकलता है। बट इसका जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना चाहिए कि Q इज इक्वल टू 180 माइनस P/2। Q ये वाला एंगल है नीचे वाला, सो Q इज इक्वल टू 180 माइनस P/2। ओके, मतलब होल में वो बाई 2 है, ये याद रखने वाली एक और चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। एक CDS का एक काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, वो होता है रोम्बस। तो रोम्बस की मैं आपको एक आध प्रॉपर्टी बता देता हूँ, और बाकी जो रोम्बस का फॉर्मूला है वो भी हम आगे देख के थोड़ी देर बाद देखेंगे। सो अगर हम रोम्बस की बात करें तो जो डायगोनल्स होती हैं रोम्बस की, डायगोनल्स ये बेसिकली अभी आपको दिख रहा होगा कहीं का कहीं कुछ ना कुछ आ रहा है, बट एंड में आते आते ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएंगी। सो अब बस इसको पढ़ते चलिए और ये सारी चीज़ें एंड में जाके मतलब आपको लगेगा अच्छा ठीक है मैंने सभी पढ़ लिया है। इस तरीके से मैं एक इस चैप्टर वाइज नहीं चल रहा हूँ यहाँ पर। सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर आर एंगल बाइसेक्टर, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। जैसे अगर आप एक हम रोम्बस बना दें, इस एंगल को नाम A दे दें, इस एंगल को नाम B दे दें, इस एंगल को नाम C दे दें, इस एंगल को नाम D दे दें, देन एंगल A प्लस एंगल D ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखने वाली है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी रोम्बस की हमेशा याद रखना कि जो रोम्बस की डायगोनल्स होती हैं वो एंगल बाइसेक्टर होती हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर डायगोनल बनाऊंगा तो इसको भी आधे में बांटेगी, आधे में बांटेगी, A/2 कर देगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शन करके एक चीज़ होती है, वो CGL में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, CDS के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं भी इसको नहीं बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे वो CDS वाले होंगे। सो मूविंग अहेड नाउ, अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो CDS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो ये है A³ माइनस B³ इज इक्वल टू A माइनस B का होल क्यूब प्लस 3AB A माइनस B, या फिर अब इसको ऐसे लिख सकते हैं A माइनस B का होल क्यूब इज इक्वल टू A³ माइनस B³ प्लस 3AB इंटू A माइनस B। ओके, इस तरीके से फॉर्मूला है, बस टर्म्स थोड़ी बहुत इंटरचेंज है यहाँ पर। बाद में कुछ और फॉर्मूलेस आते हैं यहाँ पर, जैसे आता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये सबको पता ही होगा मुझे हिसाब से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, बट इसी का कुछ एडवांस फॉर्म है जो पूछा जाता है अक्सर। ये तो सिंपल आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट जो इसका एडवांस फॉर्म है वो पूछेगा, और वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो अब ये याद रखिए कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ये चीज़ मैं भी आपसे पूछूंगा जब मैं आपको क्यूब वाला एक फॉर्मूला बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। अब अगर किसी ने आपसे ये कह दिया कि भाई ये जो जितनी वैल्यू दिख रही है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज इक्वल टू 0 है, तो आप इधर से क्या डिड्यूस करेंगे, आप इधर से आप क्या मालूम करेंगे, आपको ये मालूम चल जाएगा कि A इक्वल B है इक्वल C है। क्यों है वो, क्योंकि देखिए अगर A और B इक्वल होगा तभी
अब अगर ये इक्वल टू 0 है तो मुझे पता है कि ये वाली पूरी टर्म 0 होगी, राइट। अब ये पूरी टर्म मुझे अगर 0 बनाना है तो ये जो ब्रैकेट में है ये सारी की सारी 0 होनी चाहिए, तभी हाफ का इंटू 0 से करूँगा तभी ये वैल्यू 0 बन पाएगी। सो अब अगर इस वैल्यू को मेरे को 0 बनाना है तो a माइनस बी, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसके लिए a और b को इक्वल होना चाहिए। अब b माइनस सी को इक्वल बनाना है तो b और c भी इक्वल होना चाहिए। अब c माइनस a भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि 0 बनाना है, तो इसलिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा अगर इसकी वैल्यू 0 दी हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि बताओ, क्या बताओ, ये बताओ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। ये अगर इक्वल टू 0 है, ओके, सबसे पहले इसका फॉर्मूला, सो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला एक और होता है, इसका एक और फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मैं कहाँ से लेके आया, ये मैं लेके आया, ये ऊपर वाली वैल्यू को पुट करता है क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो इसका फॉर्मूला एक इस तरीके से भी बनता है, ओके। जब आपको बड़ी बड़ी वैल्यू दी रहे हैं तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बड़ी बड़ी वैल्यू डिफरेंसेस कम, जैसे आपको दे दिया 1005, 1006, 1007, ठीक है, और उसमें आपसे ये पूछ रहा हो कि a प्लस बी प्लस सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी क्या है। सो आप इसको डायरेक्टली इंटू नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, देखो सब में एक एक का डिफरेंस ही एक तरीके से, तो ये फॉर्मूला आपके लिए वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल बना देगा। इन सब के आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, सीडीएस की मोस्ट फेवरेट कहूँगा मैं ये। सीडीएस अक्सर आपको क्वेश्चन देता है इन सर्कल सर्कम सर्कल्स से रिलेटेड। सो सबसे पहले बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस क्या होता है। इन रेडियस मतलब अंदर जो इसके अगर हम सर्कल बना रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, सो उसका रेडियस क्या होगा, सो उसका रेडियस होगा a/2√3। और इसका सर्कम सर्कल क्या होगा, सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्कम रेडियस मतलब जिस सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब उसका भाई इन रेडियस से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि इन रेडियस तो सर्कल के अंदर है, तो वो उस सर्कल से तो छोटा ही होगा जिस सर्कल के खुद अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। सो ये होगा a/√3। तो सर्कम रेडियस इज a/√3 एंड इन रेडियस इज a/2√3। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3a/2, ओके। और इसी का जो हमें एरिया भी आप लोगों को पता होगा √3/4a², ओके। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ पर, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी रोम्बस से रिलेटेड। सो सबसे पहले एक और चीज़ है जो आपको थोड़ा याद रख लेनी चाहिए कि पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है। सो पैरामीटर ऑफ रोम्बस दिख तो रहा है यहाँ पर, राइट, दिख रहा है। सो पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू √d1² प्लस d2², ओके। सो ये पैरामीटर होता है रोम्बस का। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि पैरामीटर रोम्बस इज इक्वल टू 2d1² प्लस d2²। d1 क्या है, डायगोनल 1 की लेंथ, और d2 क्या है, डायगोनल 2 की लेंथ, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और अगर नहीं आता है ये तो वो नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सपोज मानिए आपसे बोला कि राम है, राम d डिस्टेंस चलता है एक बार x स्पीड से और बाकी का d डिस्टेंस चलता है y स्पीड से, तो बताओ राम की एवरेज स्पीड कितनी थी। सो जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछी जाए, दो एवरेज स्पीड अगर आपको दी हुई है, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा मेरा पेन दिक्कत कर रहा है, इसमें अभी रेफिल करा है मैंने। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। एवरेज स्पीड इज 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। अब इसी के साथ साथ मैं आपको स्पीड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि इसी पैटर्न के अक्सर सीडीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन सीजीएल में भी यही पैटर्न पूछता है, क्योंकि ये मेरे सीजीएल सीडीएस के कंबाइन नोट्स हैं। वो ये है
सपोज इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय S1, अगर स्पीड को हम S1 से इंक्रीज कर दें एंड टाइम डिक्रीज कर दें T1 से, अगर स्पीड S1 से इंक्रीज कर दें, टाइम T1 से डिक्रीज कर दें और डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो आपका रियल टाइम है, रियल टाइम कितना लगता है, अगर हम इसकी स्पीड S1 से नहीं बढ़ाते हो, टाइम T1 से नहीं घट रहा होता, तो जो रियल टाइम लगता है इसका, वो रियल टाइम लगता है T इज इक्वल टू S प्लस S1 डिवाइडेड बाय S1 इंटू T1। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक लाइन भी ढंग से नहीं खींच पा रही। ओके, सो इफ़ अगर हम स्पीड को S1 से इंक्रीज़ कर दें, टाइम D1 से डिक्रीज़ हो गया है और डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो जो रियल टाइम आपको लगता है उस जर्नी में, वो होता है T इज इक्वल टू S प्लस S1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय S1। तो जो आपका जो S है वो है आपकी ओरिजिनल स्पीड, टाइम है आपका, T है आपकी ओरिजिनल टाइम। सो ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू S प्लस S1 डिवाइडेड बाय S1 इंटू T1। ओके, अगर इसी केस में अगर दूसरा केस बनता है कि स्पीड को S2 से डिक्रीज़ कर दें और टाइम T2 से इंक्रीज़ हो जाए इसमें, सो इसका फॉर्मूला बनेगा T इज इक्वल टू S माइनस S2 डिवाइडेड बाय S2 इंटू T2। ठीक है, इसमें एक और पैटर्न बनता है, अगर आपको दोनों ही दे दिए, ठीक है, दोनों आपको इन सेंस ऐसे दे दिए कि मैंने S1 से स्पीड बढ़ाई तो 5 मिनट उसे ज़्यादा लगे, ओके, S1 से मैंने स्पीड बढ़ाई तो उसे 5 मिनट कम लगे, और मैंने S1 से स्पीड डिक्राइज कर दी, मैंने अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार डिक्रीज कर दी तो उसे 5 घंटे ज़्यादा लगे। सो अगर आप आपसे पूछा कि आखिरकार इसकी रियल स्पीड कितनी थी, अगर इस तरीके से पूछना है, मतलब आपको T1 इक्वल टू T2 दे दिया जाए, इफ़ T1 इक्वल टू T2 दे दिया जाए तो आप स्पीड निकालेंगे इसकी S इज इक्वल टू 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। सो ये वाला फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आता है, 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2, 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप थोड़ा देख के जाना। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं आती है ये, तो अगर आपने इनके ऊपर ऑलरेडी आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप इनको एक जगह लिख लीजिए, और ये वीडियो देखने के बाद आप इनके रिस्पेक्टिव टॉपिक सर्च करके उनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है, इफ़ T इज़ कांस्टेंट देन S1 बाई S2 इज इक्वल टू D1 बाई D2, मतलब जितना स्पीड चलेगा उतना ही, जितनी स्पीड रहेगी उतना ही ज़्यादा उसका डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, S1 बाई S2, S1 मतलब क्या है, यहाँ पर ये मेरी स्पीड है, ये मेरा डिस्टेंस है, स्पीड। और अगर इफ़ स्पीड कांस्टेंट है तो जितना टाइम रहेगा उतना ही डिस्टेंस, T1 बाई T2 इज इक्वल टू D1 बाई D2। बट अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू S2 बाई S1 रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ये तो बहुत बेसिक था। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ट्रिग्नो, ओके, ट्रिग्नो में अगर मैं बोलता हूँ आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा ये दो एंगल हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों एंगल हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है वो है 90 डिग्री। कितना सम है, वो है 90 डिग्री। तो tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा ये आपका हमेशा 1 होगा, sin अल्फ़ा इंटू सेक बीटा ये आपका हमेशा 1 होगा, cos अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा ये हमेशा आपका 1 होगा, cot अल्फ़ा इंटू cot बीटा ये आपका हमेशा 1 होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि cot बीटा था, अब 90 है तो मैंने 90 माइनस बी लगा दिया, तो ये हो गया tan अल्फ़ा। तो अभी tan अल्फ़ा cot अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो गया। cos अल्फ़ा था, cosec बीटा था, तो जब मैंने इसमें लगा 90 माइनस लगाया तो ये sin अल्फ़ा हो गया। ओके सॉरी, ये sec अल्फ़ा हो गया, जब sec अल्फ़ा हो गया तो ये 1 हो गया। sin अल्फ़ा इंटू sec बीटा लगाया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस अल्फ़ा लगाया तो ये cosec हो गया। sec 90 माइनस थीटा इस cosec होता है, राइट। ये जिसको नहीं पता है इसको ये जानना ज़रूरी है
जैसे sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, एंड sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला मेरे को पता है कि शायद आप में से सबको पता ही होंगे, बट फिर भी मैंने लिख दिया जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक थोड़े से अलग क्वेश्चन पे। जैसे हैं आपके बोट स्ट्रीम वाला, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा, बट बोट स्ट्रीम वाला भी ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। बोट के क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। अगर बोट की स्पीड पूछी हुई है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब स्पीड देके, सो स्पीड वाइल गोइंग अप स्ट्रीम प्लस स्पीड वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू बोट स्पीड। ठीक है। अगर करंट की स्पीड पूछी है आपसे, वो माइनस आएगा, क्योंकि करंट स्पीड थोड़ी बहुत तो, करंट स्पीड तो पक्का बोट की स्पीड से कम ही होगी ना। सो अपस्ट्रीम स्पीड वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 इज योर करंट स्पीड। तो ये आपको फॉर्मूला बोट के लिए याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक ये, अगर आपको दो ट्रायंगल, अगर आपसे बोला गया कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर आपसे बोला कि इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, ये तब के टाइम पे मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो इनका एरिया का रेशो रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इनका जो रेशो होता है वो इनकी रिस्पेक्टिव साइड के बराबर के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड ऑफ ट्रायंगल 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइड ऑफ ट्रायंगल 2 का स्क्वायर, ये होता है अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर बोले गए तो। हाँ, तो अगर आपको बोला गया है कि इफ़ प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय X%, अगर किसी चीज़ का प्राइस उन्होंने X% कम कर दिया है और उसका कंजप्शन इंक्रीज हो गया है, और उसका कंजप्शन अगर हमें कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस X% डिक्रीज कर दिया जाता है तो उसका कंजप्शन हमें कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा आपका, वो फॉर्मूला रहेगा X% डिवाइडेड बाय 100 माइनस X% इंटू 100। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। X% अपॉन डिवाइड बाय 100 माइनस X% इंटू 100, या फिर इसको डायरेक्ट आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं जब भी आपको क्वेश्चन में आए। तो मैं तो इसको ऑलवेज वैल्यू पुटिंग से करता हूँ, मैं ये फॉर्मूला याद नहीं रख पाता हूँ क्योंकि। आगे हम बढ़ते हैं एक अलग क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा अलग क्वेश्चन है वो ये है कि सपोज़ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल, एंड मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, इसका नाम मैंने दे दिया BD, एंड ये है AC। सो BD का जो स्क्वायर है इज़ इक्वल टू AD इंटू DC। ठीक है, AD इंटू DC इज़ इक्वल टू BD का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है जो थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए। बाकी डिफरेंस ऑफ AP अगर आपको निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 1 कर देंगे तो डिफरेंस ऑफ AP आ जाएगा। एंड बाकी जो कुछ फॉर्मूले हैं जैसा जो मुझे लगता है कि शायद सबको पता ही होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके n तक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके ऐसे करके n स्क्वायर तक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अगर इसी में आपसे क्यूब पूछ लिया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दिया सीधा का सीधा होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला आ जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसके साथ साथ आपकी APGB भी थोड़ा मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि सम ऑफ n टर्म होता है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू ऑफ GP इज इक्वल टू
a first term into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 एंड हेयर r इज़ कॉमन रेशो, n जो है आपकी वो टर्म है, कौन सी टर्म तक आपको सम चाहिए, तो a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और जो सम एट सम टिल इन्फिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस r। और एक और जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए याद रख सकते हैं, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सो यस दैट्स इट इन दिस वीडियो। बाकी की वीडियो हम दूसरे लेक्चर्स में कवर करते हैं। अभी के लिए इतना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इस वीडियो के रिस्पॉन्स के हिसाब से डालूंगा कि डू यू रियली वांट दिस काइंड ऑफ अ वीडियो और नॉट, एंड देन आई विल update you guys regarding the other formulas and other kind of solutions. So I hoped this video was somewhat helpful to you. So yeah, bye bye, take care, see you soon मिलते हैं वीडियो के साथ।